सुप्रभात। मैं साधना मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। मैं आज कक्षा 7 बसंत भाग 2 आपका पाठ 2 है दादी माँ को आज बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसके राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, वो अपनी दादी ये जो कहानी एक संस्मरण विधा पे है। लेखक को बहुत दिनों बाद अपने बड़े भाई का पत्र मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। तो वो अपनी दादी माँ के बारे में सारी बातें, पुरानी या बातें उन सोचने लगते हैं। उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने, बीसों गर्मी मतलब बहुत सारे गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः मतलब हमेशा नहीं तो कभी कभी अनमना सा अजीब सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मतलब मेरे जो चाहने वाले मित्र हैं, मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते कि अगली छुट्टियों में हम लोग जाएंगे, और पीठ पूछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से मुझसे घबराने वाला कहकर मेरा मजाक मतलब थोड़ी सी बातों पे मुझे घबरा जाने वाला कहकर मजाक मतलब प्रतिकूलता मतलब पीठ पीछे ही मेरे प्रतिकूल मजाक उड़ाते। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या। पर बरबस अचानक अपने आप मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। मतलब अचानक सब कुछ मुझे याद आ जाता। मुझे लगता है जैसे क्वार मतलब आप इसको आप हिंदी के में क्वार है और इंग्लिश के कैलेंडर से इसको सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उसे हम क्वार कहते हैं। मेरे गांव के चारों ओर लेखक कह रहे हैं क्वार के महीने में से बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो गांव के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह तालाब में, और वो इकट्ठा पानी झाग जैसा हो जाता है। उस पर नाना प्रकार की घासें उसमें आ जाती हैं। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध मतलब उसमें अजीब सी बदबू गंध हो जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख जाता है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। उनको सोचते जैसे वो याद कर ऐसे गांव के सारे लड़के उस गंदे पानी झाग वाले पानी में कूद रहे हैं। और अपने अपने मौसम की बात होती है, मतलब हर मौसम की अपनी अपनी बात होती है। जैसे गर्मी के मौसम में आम खाने और जामुन को मिलता है, वैसे ही ठंड के मौसम में हमको चिड़वा और गुड़ मतलब चूड़ा जो होता है उसे बोलते हैं प्रकार का, उससे हम गुड़ खाते हैं। हाँ, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ मतलब चैत मतलब आपका मार्च अप्रैल के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपुर मतलब ये सब खाने को न मिले तो कोई अफसोस नहीं। आम खाने को न मिले, गुड़ न मिले पर कोई अफसोस, लेकिन उस गंधपुर झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मतलब बहुत बुरा मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब अजीब सा घबरा के रह जाता। हुड़क मतलब बस सोच के रह जाता था। दो एक दिन तो कूद सका था, मतलब बस मैं एक ही 2 दिन तो उसमें कूदा था। नहा धोकर बीमार हो गया, और मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी मतलब हल्का सा बीमार मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में मतलब हल्का सा दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू सत्तू मिलता रहे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा, जो चढ़ता ही गया रजाई पर, और रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। मतलब एक पे एक रजाई रखते गए पर हमें ज्वर नहीं उतरा। ठीक है, दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। वो सोच रहे हैं अपनी बातें सारी दादी माँ के बारे में वो सोच रहे हैं कि दादी माँ आई, शायद दादी माँ भी उस झाग वाले जल से नहा के आई थी। पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीधीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता मतलब नहा के आई थी, उनके बालों से हल्के हल्के जल गिर रहे थे। रास्ते में उन्होंने सर पे पेट छुए। वो आते ही मेरे पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। मतलब वो
कहीं की मिट्टी उनके मुंह में डाली और माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती मतलब कोई पंखा हिलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी होता है ना, उसका लेप करती और 20 बार मतलब कई बार 1000 बार उसको छू छू कर अनुमान लगाती कि अभी बुखार उतरा कि नहीं उतरा, हांडी में पानी आया कि नहीं, मतलब उसके हांडी में पानी रखा गया कि नहीं। उससे पहले जो गांव के लोग थे, जो हांडी में मिट्टी के जो आता है घड़ा, उसमें पानी रखते थे जिससे कि पानी ठंडा रहता था। उन्हें पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। वो पीपल की छाल से प्रकार की दवा बना रही थी। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मतलब उनके लिए खिचड़ी बनाई गई थी। कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, मतलब कोई आया सीधे चला तो नहीं गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई मतलब गांव की 50 किस्म की, जो दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। पुराने ज़माने के दादी माँ के जो दवाइयाँ होती हैं वो आज भी काम करती हैं। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचता, मतलब गांव में कोई भी बीमार दादी के पास ही पहुँचता और वह सबके लिए दवा बनाती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मतलब सब कुछ छूने के बाद भूत से लेकर मलेरिया मतलब कोई दवा, सरशाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद वो गुड़ मिश्रित ज्वालधार गूगल एक होता है चलाने वाला धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। सफाई भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सफाई करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदलता, वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, मतलब वो पहले हम बीमार होते थे, दादी माँ कितना ध्यान रखती थी, और बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर वैसा कोई ध्यान रखने वाला नहीं। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज मतलब जो खाना बनाने वाले होते हैं अपने मन से पका खिचड़ी या साबू दे जाते, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, और कुनैन मतलब एक बुखार की दवा होती है वो पिलाई जाती मलेरिया में। मिक्सचर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भाग भी जाता, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पर ऐसा बुखार न आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दादी माँ का अब वो साथ नहीं रहा, जैसे दादी माँ सेवा किया करती थी। ठीक, फिर आगे किशन भैया की शादी ठीक हुई। गांव में एक लोग थी, वो किशन भैया की, किशन नाम था उनका, शादी पूछ रही हैं दादी माँ, सोच रहे हैं कि लेकर शादी ठीक से हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ बहुत उत्साह में थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। और पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कहती बहन बुरा न मानना, कार परोज का घर ठहरा, मतलब काम परोज का घर है ना, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति मतलब उनका न रहना वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, मतलब वो काम देर से होता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, लेखक कह रहे हैं उसी समय की बात है। एक बार मैं दोपहर में घर लौटा, बाहरी निक्सार मतलब बाहरी निक्सार मतलब लोग वहाँ पे बरामदा बोलते हैं गांव में, उसमें बैठते थे। निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़े तो किसी पर गुस्सा रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी, तो उन्होंने देखा कि दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं, उनका नाम था दुबकी रामी की चाची, ठीक खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसे उनसे पैसे लेके गई थी, तो वही उनको डांट रही हैं कि मांगते समय तो शर्म नहीं आई, पैरों पर नाक रगड़ी हुई, मतलब इतना गिड़गिड़ा के पैसे मांग के ले गई और अब नहीं देती है, कहती अगली फसल आएगी, आज फसल आएगी दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ बिगड़ रही हैं, तो वो कह रही दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई, रामी एक लड़का उसकी चाची है, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुक कर कह रही है, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, मतलब उसका विवाह कैसे होगा।
हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। मतलब वो कह रहे हैं बेचारी गरीब है, मतलब वो लेखक कह रहे हैं कि दादी जाने दो, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने, तू बड़ा समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को, मतलब इस घटना को मैं एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, मतलब उनकी वही औरत मिली उनको। वह दादी का पूतो फलो दूधो नहाओ, मतलब आशीर्वाद लोग गाँव में देते हैं, सब लोग देते हैं, पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल मतलब होता है व्याकुल होकर, बहुत अंदर से प्रसन्न होकर, बहुत करुणा से होकर कहा उन्होंने, हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली। मतलब जो दादी माँ थी उसको धन्नो के जितने पैसे थे सब छोड़ दी, और बल्कि और 10 रुपए देकर गई और कही कि धन्नो बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई जगहसाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कह रहे हैं मैं उस दिन तो बहुत डांट रही थी दादी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर, मतलब हमारे यहाँ शादियों में जब विवाह होता है, गांव शादी होती है तो उसके 4-5 दिन पहले से लोग रोज रात में गीत गाना बजाना संगीत करते हैं। विवाह की रात को अभिनय मतलब नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, मतलब उसमें विवाह से लेकर बच्चे पैदा करने सभी दृश्य दिखाए, नाटक के रूप में दिखाए जाते हैं। इसमें इस बारे में यही बताया गया है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के तो ये लेखक उन सब नाटक देखने के लिए अपने सर पे पलता सा गमछा डाल के वहीं लेटे हुए थे। कुछ औरतें देख ली तो डांटने लगी, तो वही दादी माँ कह रही हैं कि बच्चे से क्या पर्दा करना। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। वही बताया गया है यहाँ पे। वो बैठे थे, निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली, मतलब लेखक वहीं चुपके से चादर डाल के खींचे हुए, तो देबू की माँ, देबू है उनकी माँ ने चादर खींची। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। यहाँ पे व्यंग लोग मजाक कर रहे हैं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ के पास के जा खड़े हो जाते हैं, उसका कुछ अलग ही अंदाज होता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की। हम बच्चों को दादी माँ, बाबा, नानी, नाना से बहुत लगाव होता है। इन लोगों का स्नेह, इन लोगों का प्यार कुछ अलग ही होता है, ठीक। दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। लेखक की दादाजी की पहले ही डेथ हो चुकी थी, जिससे दादी माँ बहुत उदास रहा करती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी, मतलब पूरी दुनिया उनको धोखा देने के जैसा मालूम होता था, ठीक है। धोखे की टट्टी माँ। दादा ने स्वयं जो धोखा दिया, कहते थे कि मैं पहले जाऊंगा तुम बाद में जाओगी, और वो मैं पहले जाऊंगा तुम बाद में जाओगी, और वो पहले ही चले गए। यहाँ यहीं पे लिखा गया है, दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह पढ़ने वाले मुंह में राम बगल से चूरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता से स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। मतलब दादी माँ मना करती रही, लेकिन पिताजी ने बहुत संपत्ति उसमें खर्च कर दी थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाली की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे, और वो उस दिन बैठ के रो रही थी। तभी लेखक जाके वहाँ बैठते हैं और कहते हैं, दादी माँ एक बात पूछूं? तो कहती हाँ पूछो। तो लेखक पूछो आगे।
क्या है पूछो। तुम तो लेखक क्यों डर रही है दादी माँ। दादी माँ मुस्कुरा कर, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, चल चल चल। तो बात को काटती हुई बोली, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मुझे सर्दी गर्मी लगती, और उसको खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया। मन मारे किशन उनका भाई है लेखक का, कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। मतलब बहुत उसमें स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए कह रहे हैं। मतलब पिछला पैसा जो लोग हैं वो दे ही नहीं रहे हैं। रोता क्यों रे, दादी माँ बोली। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मतलब वो रोके बोली, ऐसे पहनाया था। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती है। मैं इसे पहनती नहीं थी, मैं इसका सहेज का मतलब बहुत अच्छे से संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उनके वंश की निशानी है। मतलब इसके पहले उनकी बहू ने, उनकी सास ने उनको दिया, फिर उनकी सास ने उनको दिया, ऐसे ये वंशजों की पुरानी। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। मतलब जो पहले के लोग थे वो आगे सब भविष्य सोच के देते थे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो यही सब चीज़ें हमारे धन दौलत जेवर जवाहरात यही सब हमारे काम आएंगी। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब दादी माँ मुझे बहुत अच्छी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र, मतलब अभी भी मेरे हाथ में किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। मतलब जो चीटियों सी कतारें, मतलब जो लिखी थी उस पे धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं था कि, मतलब उनको विश्वास जो था, मन बार बार अपने से पूछ बैठता था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, क्या उसमें धूमिल हो रहा था। ऐसा हो नहीं सकता कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। ठीक, यहाँ दादी माँ के बारे में इस कहानी में बताया गया है। फिर लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक को अपनी दादी माँ के साथ वो सारी बातें गांव की याद आ गई। कैसे वो उनके बुखार में उनको उनके हाथ पैर मुंह टटोला करती थी, उनको मूंग की खिचड़ी सब कुछ, उनके गांव के में कैसे झाग वाले पानी में नहाते थे, यही सब उनको याद आ गया। दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक की स्थिति इसलिए खराब, मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी, इसलिए कि दादाजी की मृत्यु के पश्चात दादाजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने जो थे किशन भैया, वो धन का सही उपयोग नहीं किए। गलत मित्रों के, गलत दोस्तों के संगति में आकर उन्होंने सारा धन नष्ट कर दिया। श्राद्ध पर दादी के मना करने पर भी, दादी माँ के मना करने पर भी उन्होंने अपार संपत्ति को आर्थिक ही बिगाड़ डाला, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता और क्यों। ठीक है, तो दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी और सरल स्वभाव में हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुझसे भले कड़वी थी, परंतु दिल से वो बहुत अच्छी थी और सबके घर के दूसरे सदस्यों, गांव के सबकी वो हमेशा मदद करती रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी, वो सोने के कंगन देकर घर वालों की मदद की। ठीक है, रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे रुपए नगद भी दिए ताकि उनकी बेटी का विवाह आसानी से हो जाए। इन्हीं कारणों से वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहीं। ठीक, फिर है आपका कहानी के आगे कि दादी माँ, आपने इस कहानी में महीनों के नाम, पेड़ जैसे क्वार नाम पढ़े, जैसे क्वार, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, इसको लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे। क्वार, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अतः हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है।
आषाढ़। वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। फिर माघ इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी को बुरा हाल हो जाता है। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? अपने अपने ग्वार के महीने में तरबूज, खरबूज और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। ठीक है, यही इस चैप्टर में इतना हमने जाना कि लेखक जो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं। इस कहानी को आप लोग 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा। ठीक है, आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करिएगा। जो आपको न समझ में आए उसको हम फिर आगे समझाएंगे। ओके, गुड, बेस्ट ऑफ लक।